एक बार वाजपेयी जी बापूजी के पास आए थे। तो बापूजी व्यासपीठ पे बैठे थे, वो नीचे बैठ रहे थे। तो बापू बोले, अरे आप नीचे मत बैठिए, इतने बड़े राजा हैं आप इधर बैठिए। तो बापू व्यासपीठ पे बैठे थे, तो बापूजी ने उनको सीट दी। तो बापूजी के पास ही वो नीचे स्टेज पे बैठ गए, लेकिन हमसे ऊपर बैठे। तो वहाँ उन्होंने बापूजी के विषय में अपनी जानकारी रखी। फिर उन्होंने बापूजी के से प्रार्थना भी की, बापू मुझे बहुत बार कई समस्याएं आती हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरा मार्गदर्शन आप करें। बापूजी ने सहमति दी। फिर कई बार बापूजी को वो फ़ोन किया करते थे। बापूजी बहुत अच्छा उनको डायरेक्शन देते थे। जब करगिल का टाइम आया तो उन्होंने बापूजी को फ़ोन किया, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते, मतलब वो शांति प्रिय व्यक्ति। उन्होंने बापूजी को सिनारियो बताया कि बापूजी ऐसे ऐसे हमारी ज़मीन पाकिस्तानियों के कब्ज़े में चली गई है और हालात जो है हमें, बाकी दूसरे देश हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, हालात युद्ध के लग रहे हैं और हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि युद्ध का सारा सामग्री हमारे पास है नहीं। तो बापूजी क्या करना चाहिए? तो बापूजी ने आंख बंद करी और फिर खोली। बापू बोले, तुम युद्ध करो, बाकी सब हम संभालेंगे। तो बोले कि लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम युद्ध करेंगे कैसे? उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो बापू बोले, तुम मन बनाओ, युद्ध के लिए मैदान में उतरो, रिसोर्सेज अपने आप आ जाएंगे। बापूजी ने बोला। और उसके बाद देखो कैसे इज़राइल जैसा देश आ गया। और बापूजी ने उनको ये कहा कि अपनी एक एक इंच ज़मीन वापस लेनी है, छोड़नी नहीं है। तुम वहाँ लड़ो, हम यहाँ खड़े हैं, तुम्हें हारने नहीं देंगे। और बापूजी ने सारे आश्रमों में ओम का गुंजन शुरू करवा दिया। घंटों बापू ओम का गुंजन करवाते थे और वहाँ युद्ध होता था, यहाँ ओम का गुंजन होता था। ऐसा युद्ध हुआ, उससे अच्छा कोई युद्ध नहीं जीता गया। आज भी विजय दिवस मन रहा है। तो वो एक एक चीज़ पूछते थे बापूजी से। तो कुछ तो देखा होगा। इतना अच्छा सब चल रहा था। आसाराम बापू का काफ़ी प्रभाव रहा है, हमने खुद से देखा है। करोड़ों उनके श्रद्धालु। तो आप इतना अच्छा उनके लिए बता रही हैं कि उनसे इतने बड़े बड़े लोग, पीएम तक उनसे सलाह लेते थे। तो फिर ये क्रिमिनल केस, जेल जाना, अभी तक चलिए मैं जेल केस में की भी बात करती हूँ। पहले बात करते हैं कि जेल क्यों गए बापू। केस कोई बिना कारण तो नहीं लगाता, कारण रहता है ना। बिल्कुल। लड़की ने जो केस लगाया है, उस लड़की ने ये कहा है, वो छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ती थी, ठीक है। और उसने ये कहा है कि मुझे छिंदवाड़ा गुरुकुल से कहा गया कि अपनी मम्मी पापा के साथ जोधपुर आना है। अगर किसी का रेप करना है किसी को, तो वो ये कहेगा कि मम्मी पापा को साथ लाओ। आपके आश्रम की कोई जो भी वहाँ पे रहते हैं, संचालिका या जो भी होते हैं, वार्डन्स, उन्होंने तो दिया था बयान कि हाँ बापू ने मुझे बोला कि इस लड़की को तैयार करो। नहीं, ऐसा बयान उन्होंने कहीं नहीं दिया। ये सिर्फ अखबारों में छपा है। हाँ, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर, हाँ, अखबारों में तो बोला है कि रेप हुआ है, जबकि रेप की धारा ही नहीं है। रेप की धारा नहीं है? नहीं, कोर्ट में रेप की धारा नहीं लगाई गई है। आईपीसी जो थी 376 आईपीसी धारा जो है वो रेप की है जी। उसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर जो उस केस को देखते थे, लांबा जी, उनका बयान है इंडिया टीवी में, इंडिया टुडे में, आज तक में, सब जगह आप देखना नेट पे। वो ये कह रहे थे कि धारा 376 नहीं बनती है। अगर एक आईपीएस लेवल का पुलिस अफसर कह रहा है धारा 376 नहीं बनती है, तो वो किस आधार पे कह रहा होगा? चलो उसको भी छोड़ो, हम उस तक जाते ही नहीं, हम इसी बात पे रहते केस क्यों हुआ, ठीक है। उस लड़की को ये कहेंगे कि आप माता पिता के साथ आओ। अच्छा, और सुनो, वो लड़की छिंदवाड़ा से आती है, जोधपुर आती है, जोधपुर में बापूजी सत्संग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो दिल्ली आती है, और दिल्ली में वो जो एफआईआर लिखवाती है वो कमला मार्केट थाने में लिखवाती है, और रात को 2 बजे जाके लिखवाती है, और 0 एफआईआर करवाती है। एक तो 0 एफआईआर रात को 2 बजे क्यों हो रही है? जिस दिन घटना हुई उसी वक्त हो जानी चाहिए एफआईआर। शायद अगर मान लो प्रॉब्लम, हाँ डर होगा, चलो मान लिया आज डर है, कल डर है, परसों डर है, 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपका डर निकल गया। आगे सुनो, फिर वो लड़की जब उस लड़की का जहाँ स्टे है, वहाँ जब वो स्टे करती है तो वहाँ पीछे से सिटकनी बंद कर देते हैं, क्योंकि एक घर में लोग रहते हैं और इधर बालकनी में, ऐसा बरांडे से में उनको सोने की जगह मिली है, अंदर वो लोग सो रहे हैं। तो फिर जब वो सोते हैं तो वो सिटकनी लगा देते हैं कि ये सुबह हम खोल देंगे।
ठीक है। रात में उन्होंने सिटकनी लगा दी 9 बजे, सुबह वो सिटकनी खोलेंगे, सुबह सिटकनी खोल रहे हैं और वो लड़की फ़ोन पे बात कर रही है और फ़ोन पे उचक उचक के बात कर रही है। उसका बयान है कोर्ट में, उसने दिया है, जो मालिक है उस मकान का जिसके घर वो 2 दिन रही है, उसका बयान है कि ये तो बच्चों को 600, बच्चों को 200 रुपये दे के गई है। अगर किसी का रेप होगा वो छोटे बच्चों को टॉफ़ी खाने के लिए रुपए देगा कि ये लो टॉफ़ी खा लेना है, टॉफ़ी खा लेना। आगे सुनो, उस समय जो उसने एफआईआर करा दी, एफआईआर का जो उसने टाइमिंग बताया, टाइमिंग बताती है कि मेरा 9 साढ़े 9 के बीच में रेप हुआ है, ठीक है, रात के, ठीक है। और वो एक हाथ से मुंह बंद कर रखा है और एक हाथ से कपड़ा खोल रहे हैं उसका। एक बुजुर्ग आदमी में इतनी शक्ति है कि वो एक हाथ से लड़की का मुंह बंद कर देगा और एक हाथ से उसकी सलवार खोल देगा। एक हाथ से सलवार हम नहीं खोल सकते अपनी, कोई दूसरा कैसे खोल देगा? टेक्निकली भी देखो तो कितने बड़े फ्लॉज हैं। अच्छा आगे सुनो, उस लड़की ने बयान में ये भी कहा है कि मुझे आसाराम ने दूध दिया। जब उस दूध दिए की घटना को कोर्ट में खोला गया, पूछा गया कि दूध कहाँ दिया गया, तो बोलती है शायद बैल्कनी में दिया था। कोर्ट में कभी शायद चलता है? फिर दूसरे टाइम उसने बयान में बोला कि नहीं नहीं रूम में दिया था। फिर तीसरे टाइम बोलती है कि नहीं गार्डन में दिया था दूध देने की घटना। अच्छा किसने दिया था? शायद कोई सेवक ने दिया था। नहीं नहीं आसाराम बापू ने दिया था। किस में दिया था ये नहीं पता, किसने दिया था ये नहीं पता, कहाँ दिया था ये नहीं पता। ये तो सच कहाँ से होगा? मान लो झूठ गई, मान लो भूल गई, ठीक है ना, आप कहते हो कि घबरा गई थी, भूल गई थी। दूध पिया था ना उसने जी, ठीक है। पीने के बाद बैठी है, खड़ी है, ये तो ये भी नहीं याद रहेगा उसको, ये भी नहीं याद रहेगा दूध पीने के बाद क्या हुआ, चक्कर आए, गिर गई, खड़ी हुई, कुछ नहीं, मुझे याद नहीं था, अच्छा फिर उसके बाद का बयान जब उससे पूछा गया, जिस कमरे में रेप हुआ बताती है वो, उस कमरे का वृतांत जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कमरे का दीवारों पे पेंट ये वाला है, पेंट सही बता रही है, फ्रिज यहाँ रखा है सही बता रही है, एसी कहाँ है सही बता रही है। फिर उससे पूछा गया सोफ़ा कहाँ रखा था, तो बोलती है अंधेरा था मुझे दिखाई नहीं दिया। उस अंधेरे में उसको पेंट दिख गया, बिजली का बोर्ड दिख गया, फ्रिज दिख गया, एसी दिख गया, सोफ़ा नहीं दिखेगा इतना बड़ा, अंधेरा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। इतने सारे फ्लॉज और कोर्ट में कोई रोक नहीं रहा। एक ट्रायल कोर्ट था, उसने बाकी 3 चीजें तो ठीक बताई, पेंट ठीक बता रही है, एसी ठीक बता रही है, आप खुद बता रहे हैं। सोफा कहाँ था बताती, दूध किसने दिया बताती, उसके बाद घटना कितने बजे बताती। और फिर जब एक हाथ से आप खुद अपनी सलवार नहीं खोल सकते, कोई तीसरा आदमी आपकी सलवार एक हाथ से कैसे खोल देगा? टेक्निकल कितना बड़ा फ्लॉ है आप देखो। फिर आपके चेहरे पे कोई भाव नहीं। अगर आपका रेप हुआ है, आपके अंदर घबराहट होनी चाहिए, डर होना चाहिए, आप चुप होनी चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। अगर आपका मुंह अगर 1.5 घंटा दबा है तो होंठ यहाँ कहीं ना कहीं निशान होना चाहिए। मेडिकल चेकअप हुआ, उसमें कहीं कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं, उसका साइमन इंटैक्ट। मेडिकल रिपोर्ट में, सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट, वो तो हमने नहीं करवाई, वो तो पुलिस ने करवाई। तो जब सब कुछ ठीक है, और ये मेडिकल जो है वो 3 दिन के बाद हुआ है, उसको जब पुलिस में केस हुआ उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये केस था, केस ही नहीं बनता है। तो फिर इतने टाइम से सुनो ये हुआ क्यों, अब कहानी इस पर आते हैं कि ये जो हुआ उसके पीछे हुआ क्यों। ये तो हो गया, ठीक है ना। अब इसके उसने कितनी बार बयान बदला, अगर आप उसके बयान उठाओगे ना तो हंस दोगे जोर जोर से, पेट पकड़ के हंसोगे। ये ऐसा केस है कि इस केस पे सब हंसेंगे। ये केस ही नहीं है, थोपा हुआ है केस। हर जगह उस लड़की का झूठ पकड़ में आया। जब उसकी कॉल डिटेल हमने पेश करी, 2-3 दिन की उसकी कॉल डिटेल, उसने बताया 19 अगस्त का हादसा है, ठीक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लगातार हमने कॉल डिटेल उसकी सामने रख दी कोर्ट में। उस कॉल डिटेल में जो जिस समय वो बता रही है उसका रेप हुआ, उस समय तो वो फ़ोन पे बिजी है। कॉल डिटेल बता रही है, वो तो हमने झूठ नहीं बोला, कॉल डिटेल तो झूठी नहीं है। उसका फ़ोन नंबर जिसके साथ वो बात कर रही है वो व्यक्ति उसी छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ाता था, अब भाग गया। तो क्या बात कर रही होगी? 1.5 घंटा 2 घंटा आप उसके साथ क्या बतिया रही थी? सब्जेक्ट एग्ज़ाम देना था, मार्क्स लाने थे, और उस समय वो फ़ोन पे बात कर रही है। अच्छा और सुनो, हमने वो फ़ोटोज़ पेश करी क्योंकि जब जो घटना का उसने टाइम बताया है
उस घटना के टाइम पे बापूजी एक कपल की सगाई करवा रहे थे। कोई दुबई से कोई लड़का या लड़की आए थे और उनका बापूजी, उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने कहा कि बापूजी हमें ये लड़की ये लड़का पसंद है और हमें अब कल हमारा ये शादी का मुहूर्त है, आपसे शुरुआत हो जाए तो अच्छा है। तो बापू बोले वैसे दिन के समय करना चाहिए सब, तो कोई बात नहीं, जयमाला ले आओ। जयमाला भी नहीं मिली तो बापू बोले ऐसे ही मंत्र पढ़ देता हूँ, तुम एक दूसरे को बात कर लो, ठीक है, अंगूठी रिंग सेरेमनी बाद में कर लेना। तो ऐसा करके सगाई बापूजी ने उस समय करवाई। तो लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे थे, फोटोग्राफर तो था नहीं, तो मोबाइल से जब फ़ोटो खींच रहे थे तो बापू बोले ये फ़ोटो बहुत काम आएगी, संसार में इन फ़ोटो का नाम होगा, चर्चा होगी। हमें लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं भैया, चर्चा संसार में एक फ़ोटो की क्यों होगी, एक कपल ही तो है, सगाई हो रही है, वो बहुत बड़े आदमी भी नहीं है। तो खैर वो सगाई हुई, सगाई की फ़ोटोज़ हुई। वो फ़ोटोज़ हमने कोर्ट में पेश करी कि ये जो घटना का टाइम इसने बताया है, उस घटना के टाइम पे वो लड़की वहाँ बैठी हुई है, वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। बापू चेयर पे बैठे हैं, कुछ पेरेंट्स बैठे हैं, कुछ श्रद्धालु बैठे हैं, उसमें वो माँ बाप और बेटी भी अलग अलग बैठे हुए हैं, इकट्ठे भी नहीं बैठे। और हमने सर्कल डाला है कि ये रही वो लड़की, ये रही उसकी माँ, ये रहे उसके पिता, घटना के टाइम। तो इसको कोर्ट ने माना? कोर्ट सुनी नहीं रही हमारी, सुनती तो जेल से बाहर क्यों? होते। ये बड़ी लंबी कहानी है। जब आपको नहीं सुनना तो आपको नहीं सुनना, जब आपको सुनना है तो देखो, उसी कोर्ट में एक सेलिब्रिटी बंद थे, उसी जेल में, बापूजी की जेल में। उस सेलिब्रिटी के लिए एक सत्ता पक्ष से फ़ोन आता है और उस सेलिब्रिटी को शनिवार को रात को 8 बजे बेल मिल जाती है। पहले छोड़ दिया गया, बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया। अमूमन होता क्या है, कोर्ट का ऑर्डर पहले आता है, जेल से छूटता बाद में है। इस केस में वो जेल से छूटा पहले है, कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया, वो भी शनिवार की रात को 8 बजे। ऐसा क्यों, पूछो क्यों? ये हमारे देश में सबसे बड़ा सिस्टम जो कमज़ोर है वो न्याय प्रणाली है। बाकी सब प्रणालियों में सुधार हो गया है। एक कानून पक्ष का जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली, इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है और ये सुधार करना ज़रूरी है। वरना जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए ज़रूरी लोग हैं, वो सलाखों के पीछे रह जाएंगे, और जो देश के लिए ख़तरनाक और घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो बाहर मज़े करते रह जाएंगे।